नाम होगा, शैलेंद्रनाथ डे का भी नाम होगा। रामकिंकर बैच की अगर बात करते हैं मित्रों तो इनका जो जन्म है पूछा गया है तो 1906 में होता है। कई किताबों में 1910 भी लिखा मिलता है। 1906 कई किताबों में हमने देखा है। 1906 एक बार आयोग भी आंसर्स मान चुका है, इसलिए सही जवाब आपको 1906 के साथ ही देना होगा। रामकिंकर बैच का जन्म कहाँ पर हुआ? जब स्थान पूछे तो बांकुरा शहर कई बार पूछा गया है। बांकुरा कहाँ पड़ता है? आपके बंगाल में पड़ता है, वही बंगाल जहाँ आपका शांति निकेतन स्थित है। शांति निकेतन स्थित है मित्रों, वही वाला आपका बांकुरा बंगाल में रामकिंकर बैच साहब का जन्म होता है। किंकरदा के नाम से किसे जाना जाता है? तो किंकरदा उपनाम जो मिला है मित्रों वो रामकिंकर बैच को ही मिला है। रामकिंकर बैच को किस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो सबसे पहले आपके बढ़िया वाले मूर्तिकार हैं। पहले प्रसिद्धि इनको मूर्तिकार के रूप में है, बाद में इन्हें चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है, बखाना जाता है, लोग प्यार से बुलाते भी हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है रामकिंकर बैच कला की शिक्षा कहाँ से लेते हैं? तो रामकिंकर बैच को कला की शिक्षा पूछा जाता है, कलाकारों की शिक्षा के बारे में कहाँ से शिक्षा लिए? तो इन्होंने शांति निकेतन कोलकाता से अपनी कला की शिक्षा पूर्ण की है, याद रखना। अगला पॉइंट कह रहा है रामकिंकर बैच की प्रतिभा को सर्वप्रथम किसने देखा? यानी इनकी चित्रकारिता को, इनकी प्रतिभा को किसने देखा सबसे पहले? तो रामानंद चटर्जी के द्वारा इनकी प्रतिभा को निहारा गया, निखारा गया, देखा गया। मॉडर्न रिव्यू नामक संस्था के संस्थापक कौन रहे हैं? तो मॉडर्न रिव्यू जो संस्था रही है मित्रों, इसके संस्थापक सदस्य के रूप में आपके रामानंद चटर्जी जी ही जाने जाते हैं। रामानंद चटर्जी इसके लिए ख्याति प्राप्त। आगे बढ़ेंगे, रामकिंकर बैच के कलागुरु कौन थे? मित्रों जब कलागुरु की बात आती है तो आप जानते हैं कि इनके कलागुरु आपके नंदलाल बसु जी होंगे, क्योंकि नंदलाल बसु के कलागुरु कौन है? ये अवनी बाबू के चेले हैं, अवनी बाबू। और नंदलाल बसु किसके कलागुरु हैं? तो ये आपके रामकिंकर बैच के कलागुरु होते हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा। पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको समझते हुए चलना है। जैसे आपसे कहा गया कि रामकिंकर बैच किस कला महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर कार्य किए, तो मित्रों रामकिंकर बैच जो कला महाविद्यालय में कार्य किए वो आपका शांति निकेतन कला विभाग ही होता है, जहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। वहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट के रूप में यानी अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है के जी सुब्रमण्यम किसको खेपा बाउल उपनाम देते हैं? मित्रों जो के जी सुब्रमण्यम साहब हैं इन्होंने खेपा बाउल उपनाम दे दिया। किसको दिया? जिसे किंकरदा के नाम से जाना जाता है, यानी रामकिंकर बैच साहब। रामकिंकर बैच को इन्होंने खेपा बाउल का उपनाम भी दे रखा है। रामकिंकर बैच का मतभेद किससे था मित्रों? तो रामकिंकर बैच का जो मतभेद रहा अपने गुरुजी से ही रहा। गुरुजी मतलब नंदलाल बसु से ही इनका मतभेद भी रहा है थोड़ा बहुत। रामकिंकर बैच किन किन माध्यमों में कार्य किए हैं? आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो मित्रों इन्होंने मिट्टियों में काम किया, मिट्टी यानी क्ले में। मिट्टी का सबसे बढ़िया मुलायम वाला रूप क्ले होता है। बालू में भी काम किया, प्रस्तर में भी काम किया, प्लास्टर में भी काम किया और कंक्रीट में भी खूब बढ़िया रचनाएं बनाई हैं। तो किंकरदा आपके बढ़िया से काम करने में सिद्धस्त रहे हैं। वही किंकरदा जिन्हें के जी सुब्रमण्यम साहब खेपा बाउल भी नाम देते हैं, खेपा बाउल कह के पुकारते थे। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है सन 1938। सन 1938 में संथाल परिवार मूर्ति, ये खूब पूछा जाता है आपसे संथाल परिवार। तो 1938 में संथाल परिवार नामक मूर्ति का निर्माण किसने किया था मित्रों? तो संथाल परिवार जो बनाया गया वो रामकिंकर बैच के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1938 में बनाया गया। पत्थर से निर्मित संथाल परिवार नामक मूर्ति कितने सेंटीमीटर ऊंची है? तो पत्थर से बनी हुई संथाल परिवार जो है वो 427 सेंटीमीटर ऊंची बताई जाती है। संथाल परिवार किसके द्वारा बनाई जाती है? वही जो है रामकिंकर बैच के द्वारा वो करी जाती है। हाइट कितनी है? 427। संथाल परिवार नामक मूर्ति कहाँ संरक्षित रखी हुई है? तो शांति निकेतन कला परिसर, आप कोलकाता जाएंगे वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। 427 फीट हाइट की शांति निकेतन में आपकी संथाल परिवार वाली मूर्ति। रामकिंकर बैच कहा गया, रामकिंकर बैच क्या बनाने में सिद्धस्त थे? तो पोर्ट्रेट बनाने में बहुत बढ़िया काम करते थे। पोर्ट्रेट मतलब होता है मित्रों छवि बनाने में बहुत निपुण थे, छवि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आता है कौन कलाकार पेंट किया गया कैनवास को फिर से पेंट करके चित्रण करता था? कौन सा कलाकार पेंट किया गया कैनवास को फिर से पेंट करके उसके बाद चित्रण का कार्य करता था? तो ऐसा काम किंकरदा के द्वारा किया जाता था। वही किंकरदा जिन्हें प्यार से खेपा बाउल उपनाम के जी सुब्रमण्यम साहब देते हैं। कौन सा नाम? खेपा बाउल। मित्रों एक एक डाटा आपको याद हो जाए, क्वेश्चंस कहीं से भी घूम के आए तो आपको आंसर्स आना चाहिए। कुल मिला के ये लक्ष्य है अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल शैली का कौन सा कलाकार गरीब परिवार से रहा है? मित्रों बहुत सारे लोग गरीब परिवार से रहे, लेकिन इसमें किंकरदा आपके ज़्यादा निम्न मध्यम परिवार से रहे हैं। आप जानते हैं इनका जन्म जो है बांकुरा बंगाल में 1906 के आसपास हुआ है।
राम किंकर बैज द्वारा बनाई गई यह छड़ी की मूर्ति कहाँ शोभायमान है, यानी कहाँ रखी हुई है आपकी ये छड़ी की मूर्ति। तो मित्रों आरबीआई का जो शाखा है न्यू दिल्ली, वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई दिल्ली वाली शाखा में रखी हुई है ये छड़ी की मूर्ति। और आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आएगा मित्रों। अगला पॉइंट आपसे छड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। यह छड़ी की मूर्ति जो राम किंकर बैज ने बनाई आरबीआई के नई दिल्ली वाले भवन में रखी है। कितनी हाइट है इसकी? 24 फीट। 24 फीट यानी 24 फीट हाइट है। आपने इससे पहले संथाल परिवार देखा था, 427 फीट उसकी हाइट थी। दोनों रचनाएं राम किंकर बैज की बढ़िया रचनाओं में आती हैं। आगे बात करेंगे, आगे कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर का प्रतिभा या प्रतिमा। मित्रों प्रतिमा मतलब आपका होता है क्या मूर्ति टाइप का। तो वो किसने बनाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर का प्रतिमा या रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट किसने बनाया? तो ये भी आपके किंकरदा के द्वारा बनाया गया, राम किंकर बैज के द्वारा बनाया गया, जिसे खेपा बाउल उपनाम के.जी. सुब्रमण्यम ने दिया था, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, पहली प्रदर्शनी खूब पूछी जाती है, चित्रकारों की पहली प्रदर्शनी। तो इसमें आपके राम किंकर बैज के बारे में पूछा जा रहा है। राम किंकर बैज ने अपना प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया? तो नई दिल्ली में पहली एकल प्रदर्शनी लगाते हैं। 1942 का वो प्यारा सन होता है जब किंकरदा अपनी पहली प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित करते हैं। राम किंकर बैज इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपनी प्रदर्शनी कब लगाते हैं? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में 1950-51 के दशक में इन्होंने अपनी प्रदर्शनी का आयोजन किया। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है राम किंकर बैज राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो कब निर्वाचित किए गए? राम किंकर बैज राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो कब बनते हैं? तो 1976 में बनते हैं, याद रखना 1906 में इनका जन्म होता है। 70 साल बाद ये जो है फेलो निर्वाचित होते हैं। कहाँ पे? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो नई दिल्ली वाला है। राम किंकर बैज कितने वर्षों तक शांति निकेतन में कार्यरत रहे? मित्रों 57 साल तक इन्होंने केवल और केवल कहाँ काम किया है? तो शांति निकेतन में कार्य किया है, 57 ईयर्स तक। और आगे बढ़ते हैं, राम किंकर बैज प्रारंभ में किन चित्रों का निर्माण किए थे? प्रारंभ में इन्होंने लघु चित्रों का काम किया। राम किंकर बैज प्रारंभ में किन चित्रों का निर्माण किया? तो लघु चित्र का निर्माण इन्होंने किया, छोटे चित्रों का निर्माण खूब ज़्यादा किया है। आप जानते हैं बढ़िया मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राम किंकर बैज की जो है मृत्यु कब होती है, यानी दुखद मृत्यु कब होती है मित्रों? तो आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1980 का वो प्यारा सन होता है। 1 अगस्त 1980 को राम किंकर बैज अपना अंतिम सांस लेते हैं। 1906 में जन्म हो, 1980 में मृत्यु हो जाए, मात्र 74-75 साल आप जीवित रहें, लेकिन काम बहुत अच्छा कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में भी राम किंकर बैज से क्वेश्चंस पूछे ही लिया जाता है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। मित्रों कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कौन सी महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं? तो आपको याद रखना होगा जो आपकी संथाल परिवार है, ये मूर्ति बहुत फेमस है। संथाल परिवार ही शांति निकेतन में है, जो 427 फीट हाइट में है। यह छड़ी भी आपकी बहुत फेमस मूर्ति है, आप जानते हैं 24 फीट है, आरबीआई वाले मेन गेट में है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा भी इन्होंने बहुत अच्छे से बनाई। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है सभी कहो, चाहे प्रतिमा कहो चाहे पोर्ट्रेट कहो, ये राम किंकर बैज के द्वारा ही बनाया गया। अन्य महत्वपूर्ण चित्रों की अगर बात करते हैं तो सुजाता खूब पूछा जाता है मित्रों। इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से लेना, ईमानदारी के साथ लेना, लिख लेना। सुजाता रचना, अनाज की ऊषाई रचना, माँ और बेटा, रविन्द्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट, निर्माण, मेघाच्छादित संध्या, शीतकालीन मैदान, कृष्ण का जन्म, कन्या और कुत्ता। ये सब जो मित्रों चित्र हैं बहुत अच्छे चित्र हैं। किसके द्वारा बनाए गए? राम किंकर बैज के द्वारा बनाए गए, जिन्हें प्यार से के.जी. सुब्रमण्यम क्या नाम देते थे? खेपा बाउल उपनाम देते थे, खेपा बाउल। ये डाटा आपके राम किंकर बैज से जुड़ा हुआ था। राम किंकर बैज जो बंगाल शैली के एक बढ़िया कलाकार माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आप जानते ही हैं कि राम किंकर बैज के कलागुरु का नाम क्या था? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के कलागुरु का नाम क्या था? अवनी बाबू। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, शैलेंद्रनाथ डे का नाम आता है। शैलेंद्रनाथ डे भी आपके सिलेबस में है। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब हुआ? तो आपका 1890 का वो प्यारा सन होता है, जब दारागंज प्रयागराज में इनका जन्म होता है। आगे बढ़ेंगे, शैलेंद्रनाथ डे के कलागुरु कौन रहे मित्रों? शैलेंद्रनाथ डे के जो कलागुरु होते हैं उनका नाम अवनीनाथ ठाकुर होता है, जो कौन से शैली के? बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं। बंगाल शैली के प्रणेता रहे हैं या बंगाल शैली के जन्मदाता रहे हैं। शैलेंद्रनाथ डे चित्रों का माध्यम क्या रखते थे? तो वास पद्धति में इन्होंने खूब ज़्यादा रचनाएं की, क्योंकि जो बंगाल शैली रही है मित्रों, ये बंगाल शैली मूल रूप से आपकी वास पद्धति को ही आगे बढ़ाती थी, यानी धोने वाली पद्धति को आगे बढ़ाती थी, यानी आपकी जल रंग पद्धति को ही आगे बढ़ाती थी। आगे बढ़ें,
शैलेंद्र नाथ डे पत्र कलम का प्रशिक्षण किसके निर्देशन में लेते हैं? तो पत्र कलम का जो प्रशिक्षण है वो ईश्वरी प्रसाद के निर्देशन में लेते हैं। जन्म इनका पूछा जाता है, याद रखना है। तो जन्म आप जानते हैं 1890 में इनका दारागंज प्रयागराज में जन्म होता है। शैलेंद्र नाथ डे कहाँ पर शिक्षण का कार्य किया? मित्रों शिक्षण की अगर बात आती है तो आप याद रखना कोलकाता में, वाराणसी में और जयपुर में इन्होंने एज ए शिक्षक के रूप में कार्य किया है। लोगों को जागृत करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया है। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट आता है शैलेंद्र नाथ डे। पूछा गया मित्रों शैलेंद्र नाथ डे किस स्कूल से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता है, वहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। आगे बात करते हैं मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाया? तो मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा ही तैयार किया जाता है, शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा ही बनाया जाता है। आगे बढ़ाते हैं मित्रों, अगला नाम आता है मेघदूत के लेखक कौन थे? आप जानते हैं मेघदूत के लेखक कालिदास होते हैं, बाबा कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी उपनाम दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थानी चित्रकला की पुनर्जागरण का प्रमुख कलाकार कौन था? तो राजस्थानी चित्रकला की पुनर्जागरण का जो काम रहता है वो आपके शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा किया जाता है। राजस्थानी चित्रकला की बात हो रही है, बंगाल शैली का पुनर्जागरण आप जानते हैं अवनी बाबू के द्वारा किया जाता है, अवनी बाबू। जबकि राजस्थानी चित्रकला की पुनर्जागरण का जो प्रमुख कार्य होता है वो शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, शैलेंद्र नाथ डे ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में शिक्षक का पद नियुक्त हुआ, यानी शैलेंद्र नाथ डे ने कब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में शिक्षक बने? तो 1924 में बनते हैं। शैलेंद्र नाथ डे वही जो जन्म जो है 1890 में जिनका होता है, ठीक है। तो 1924 में ये शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारतीय चित्रकला पद्धति, ये खूब ज़्यादा पूछी जाती है मित्रों। ये एक पुस्तक है शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी थी, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक किसे हैं? तो आपके शैलेंद्र नाथ डे साहब होते हैं, वही शैलेंद्र नाथ डे जो दारागंज प्रयागराज में 1890 में जन्म लेते हैं। किस कलाकार ने चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु माना है? किस कलाकार ने चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु माना? तो ऐसा काम भी शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा ही किया गया, शैलेंद्र नाथ डे ने ही ऐसा माना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है किस कलाकार के चित्रों में भाव विभंजना, संतुलित ज्यामिति रेखांकन, उदांत सौंदर्य और लयात्मक यक्ष तथा यक्ष पत्नी नामक चित्र बनाया गया था? तो ऐसा काम शैलेंद्र नाथ डे का रहा है। शैलेंद्र नाथ डे ने यक्ष पत्नी हो, लयात्मक यक्ष हो, सौंदर्य वाला आपका बढ़िया रेखांकन हो, ऐसा दृश्य बनाने का काम रहा। बनवासी यक्ष और यक्ष पत्नी नामक चित्र किसने बनाया है? तो बनवासी यक्ष हो या फिर आपकी कौन सी हो? यक्ष पत्नी हो। पूछा जाता है यक्ष पत्नी किसने बनाया? शैलेंद्र नाथ डे की बढ़िया रचनाओं में आती है। और आगे बढ़ेंगे, शैलेंद्र नाथ डे के बारे में और क्या पूछा जा सकता है मित्रों? तो और पूछा जाता है कि शैलेंद्र नाथ डे की शैली के प्रभाव पे काम करते हैं, कौन सी शैली शैलेंद्र नाथ डे के जीवन पे हावी होती है? तो जब शैलेंद्र नाथ डे के बारे में पूछा जाता है मित्रों तो परंपरागत भारतीय शैली के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। परंपरागत भारतीय शैली को आगे बढ़ाने का काम शैलेंद्र नाथ डे का रहा है। ये रचना खूब पूछा जाता है मित्रों, गरुड़ासीन अष्टभुज विष्णु नामक चित्र किसने बनाया? तो ये आपके शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा ही उकेरा जाता है। और बात करेंगे मित्रों तो शैलेंद्र नाथ डे से जुड़ा हुआ कुछ स्मरणीय बिंदु आता है, जिसमें आप देखना तो मेघदूत चित्र श्रृंखला हो जाएगी। मेघदूत चित्र श्रृंखला है, वनवासी यक्ष है, यक्ष पत्नी है, कौशल्या से आज्ञा लेते राम है, ये सब रचनाएं किसकी हैं? शैलेंद्र नाथ डे की होती हैं। गरुड़ासीन अष्टभुज विष्णु भी इनकी बहुत अच्छी रचना है, यशोदा और कृष्ण भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, याद रखना है। प्रमुख शिष्यों की अगर बात करते हैं तो ये जो है आपके जो डे साहब हैं यानी शैलेंद्र नाथ डे हैं, इनके अच्छे शिष्य कौन से हैं? तो राम गोपाल विजयवर्गीय इन्हीं के शिष्य होते हैं, देवकी नंदन शर्मा इनके शिष्य होते हैं, मोहनलाल होते हैं और शंभुनाथ मिश्रा भी शैलेंद्र नाथ डे साहब के शिष्य होते हैं। वही शैलेंद्र नाथ डे जिनका जन्म दारागंज प्रयागराज में 1890 के आसपास होता है। बढ़िया रचना करते हैं, आउनी बाबू इनके कलागुरु होते हैं, वास पद्धति में खूब ज़्यादा काम करते हैं। पत्र कलम का प्रशिक्षण जिन्होंने ईश्वरी प्रसाद से लिया है वही। शैलेंद्र नाथ डे की मृत्यु कब होती है मित्रों? तो ये दिवंगत कब होते हैं? 1971 में हो जाते हैं, यानी टोटल 81-82 साल का जीवन इन्होंने गुजारा है, लेकिन बहुत अच्छे से गुजारा है, बहुत अच्छे से इनका काम रहा। इनकी रचनाएं आज भी पूछी जाती हैं, चाहे वो मेघदूत हो, चाहे वनवासी यक्ष हो, चाहे यक्ष पत्नी हो, चाहे वो कौशल्या से आज्ञा लेते राम हो, चाहे गरुड़ासीन अष्टभुज हो, या फिर यशोदा और कृष्ण की रचना आपसे पूछ ली जाए। तो ये सब डाटा आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपने सपना सोचा है मित्रों TGT आर्ट में फाइनली सिलेक्शन लेने का।
अब आगे बढ़ेंगे, एक कलाकार और देखेंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी नाम होता है मित्रों, आप जानते हैं बंगाल शैली के एक अच्छे कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 में बंगाल में जिनका जन्म होता है। विनोद बिहारी मुखर्जी पर किसका प्रभाव पूर्ण रूप में पड़ा है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बोस, उसके साथ गगनेंद्र नाथ ठाकुर का पूर्ण रूप में प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। किसके ऊपर? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। विनोद बिहारी मुखर्जी कला की शिक्षा कहाँ से लेते हैं? तो कला की शिक्षा शांति निकेतन कोलकाता से लेते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी सन 1936 में वास्तु निरपेक्ष से रेखांकन सीखते थे। किससे? जापानी कलाकार। आगे बढ़ें, विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन में अध्यापन कार्य कब करते हैं? सन 1925 में करते हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों, बंगाल शैली का कौन सा कलाकार अंधा होने के बाद भी चित्रण का कार्य करता है? तो अंधा होने के बाद भी काम करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी। और आगे बढ़ते हैं, चित्रकार नामक आत्मकथा किसकी है? चित्रकार नामक आत्मकथा किसकी है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी साहब की आत्मकथा का नाम चित्रकार है। आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक की रचना किसने किया था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा ही आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक की रचना की गई। विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों का माध्यम क्या रहा? मित्रों खूब पूछा जाता है विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्र किस माध्यम में बनाया? तो टेम्परा और भित्तीय चित्रण में इन्होंने काम किया है। टेम्परा और भित्तीय चित्रण में खूब ज़्यादा काम करने का काम विनोद बिहारी मुखर्जी का रहा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है। पॉइंट से आपसे क्वेश्चंस बन रहा है। विनोद बिहारी मुखर्जी की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्र कहाँ बनाते हैं? तो ये शांति निकेतन में बनाते हैं। मूर्तिकार लीला मुखर्जी किसकी पत्नी होती हैं? तो लीला मुखर्जी बढ़िया पत्नी है आपकी विनोद बिहारी मुखर्जी की। विनोद बिहारी मुखर्जी जो खूब ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चंस आता है विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में। कई जगह आपसे मृणालिनी मुखर्जी के बारे में पूछा जाता है, तो मृणालिनी मुखर्जी इनकी पुत्री होती हैं। आगे दिया गया होगा, हाँ दिया गया है। आगे कहा जाता है तो विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री कौन होती हैं? तो याद रखना मृणालिनी मुखर्जी इनकी पुत्री होते हैं। ये भी दिवंगत हो चुके हैं। मृणालिनी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में मृणालिनी मुखर्जी भी जानी जाती रही। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों कि विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित कौन सा फिल्म बना है? तो द इनर आई फिल्म जो है वो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर ही आधारित होता है। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म इनर आई है। और आगे बढ़ेंगे, द इनर आई फिल्म किसने बनाया? तो सत्यजीत रे के द्वारा इसे फिल्म को जो है निर्देशित किया गया, बनाया गया है। आगे कहा जाता है किसने विनोद बिहारी मुखर्जी को आधुनिक कला का सेतुबंध कहा? आधुनिक कला का सेतुबंध तो जयाप्पा स्वामी के द्वारा कहा गया है। जयाप्पा स्वामी ने ऐसा कहा है विनोद बिहारी मुखर्जी के लिए। किस चित्रकार ने कोलाज पद्धति से भी चित्रण का कार्य किया है? कोलाज पद्धति में कौन सा कलाकार ऐसा है जो चित्रकारी करता रहा? तो विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज पद्धति में भी चित्रण का कार्य किए हैं, याद रखना है। कोलाज में भी चित्रण का कार्य किसने किया? तो आपके विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा किया जाता है। और आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आता है, किस कलाकार ने कास्ट और एचिंग से भी चित्र बनाए? तो कास्ट और एचिंग में भी काम करने का जो जज्बा रहा वो विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ रहा है। विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इस टाइप से आज आपने किस किस को पढ़ा है? आपने विनोद बिहारी मुखर्जी को पढ़ा जिनका जन्म बंगाल में 1904 में होता है। और इसके साथ आपने शैलेंद्र नाथ डे को पढ़ा जिनकी बहुत अच्छी रचना मेघदूत, वनवासिया और यक्षिणी होती है। इसके साथ आपने रामकिंकर वैज को पढ़ा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।